जी। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। पहले तो ये शेयर का जो पूरा मामला है इसको हम समझेंगे। अडानी जो जो ने खरीदारी जो की है, जो कंपनी खरीदी है, जिससे उनके शेयर के करीब 29% शेयर उनके पास चले गए हैं, उसके बाद दूसरा क्या रास्ता है कब्जे का, अगर शेयर बाहर से मिलते हैं? अपने को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, देखिए, ये मुझे इसमें अब कोई शक नहीं है कि जो अडानी ने जितना स्टेक ले लिया है, जिसको वो कह रहे हैं कि हमारा स्टेक है, अब वो स्टेक उनका है। एनडीटीवी जो बातें कर रहा है वो बहानेबाजी के आगे और कुछ नहीं है। और आप सोचिए, तो कोई इज्जतदार आदमी ये कहेगा कि साहब मुझ पे रोक लगी हुई है, मुझे तो सेबी ने रोक रखा है, इसलिए अब मेरी हिस्सेदारी नहीं बिक सकती है। ये नहीं कह रहे हैं कि अडानी पे कोई रोक लगी हुई है, वो कह रहे हैं हमको सेबी ने रोका हुआ है। इसका मतलब उन्हें किसी अपराध में शामिल पाया गया था और उनको सेबी ने शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने से रोका हुआ है। तो वो क्या क्या किस्सा था जिसमें इनको शेयर ट्रेडिंग से रोका गया है? वो किस्सा इसी कंपनी को लेकर है, जो विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, जिसने आरआरपीआर होल्डिंग्स यानी राधिका रॉय प्रणय रॉय होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स अपने नाम किए हैं, एक्सरसाइज किया है उस पर कंट्रोल। ये कंपनी एक वक्त, और ये बात हम लोग सिर्फ गणित जोड़ के कह सकते हैं, जिन लोगों ने बहुत गहरी गणित जोड़ी है, क्योंकि अभी मैंने कोशिश की इस कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी निकालने की। इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के वेबसाइट पे जाना पड़ता है प्राइवेट कंपनियों की जानकारी निकालने के लिए, और उसमें हर कंपनी के दस्तावेज निकालने के लिए आपको फीस चुकानी होती है। तो एक बड़ा लंबा कॉम्प्लेक्स हिसाब है। 4-5 कंपनियां तो इस किस्से में आती हैं जिन्होंने एक दूसरे को कर्जे दिए हुए हैं। इसने उसको दिया, फिर उसने वो कर्जा दूसरे को दिया, फिर उसने वो कर्जा तीसरे को दिया। ऐसे इतनी दूर पहुंचाया गया कि आप मूल रूप से कर्जा कहां से आ रहा है और अंत में कहां पहुंच रहा है, ये आसान ना हो आपके लिए पता लगाना। और उनमें से 2 कंपनियों का रजिस्टर्ड एड्रेस बिल्कुल एक जगह लिखा हुआ है, उनके डायरेक्टर भी सेम है, लेकिन वो एक दूसरे को कर्जा क्यों दे रहे हैं पता नहीं है। एनडीटीवी के बारे में जो जिस किस्से का जिक्र हो रहा है, जो प्रणय रॉय और राधिका रॉय या एनडीटीवी मैनेजमेंट की तरफ से जो दलील दी गई है कि हम पर रोक लगी हुई है, वो याचिका क्या थी? सेबी के सामने एक शिकायत की थी। क्वांटम सिक्योरिटीज एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने, और उसने कहा था कि ये एनडीटीवी ने अपना कंट्रोल किसी को बेच दिया है और इसको ये लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है, डिस्क्लोज होनी चाहिए। ये 2019 का किस्सा है। 2019 में सेबी ने ये पाया, सारे कागजात का अध्ययन करने के बाद सेबी का निष्कर्ष था कि हाँ, आपका कंट्रोलिंग स्टेक अब वीसीपीएल के पास है। स्टेक कितना था? यही 29.18%। तो ये कंट्रोलिंग नहीं होता है। कंट्रोलिंग का अर्थ तो सामान्य भाषा में होता है 50% से ज्यादा हिस्सेदारी। लेकिन क्योंकि वीसीपीएल से, विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से, जो अब अडानी समूह की कंपनी है और उस वक्त वो अंबानी समूह की कंपनी थी, उन्होंने उससे कर्जा लिया था। उस कर्जे की जो शर्तों के कागज हैं वो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन सेबी ने उन कागजातों को पढ़ा और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि क्योंकि इस कर्ज में यह शर्त शामिल है कि आप ऐसा ऐसा ऐसा, पूरी लिस्ट है, 55 पेज का ऑर्डर है, मैं यहाँ आपको पूरा पढ़ के नहीं सुना सकता हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने ढूंढ के निकाला है। मैं पिछले 3 दिनों से इसके कागजात ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग तरह के। तो उसमें लिखा है क्योंकि सारे मटेरियल फैसले करने से पहले आपको वीसीपीएल की इजाजत चाहिए। इस आप कंपनी में तो प्रैक्टिकली आप कंपनी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं बिना वीसीपीएल से पूछे। इसका अर्थ है कि इनके पास कंट्रोल है। आपने कर्जा लिया और आपने महाजन से कहा कि भाई अब आगे जो करूंगा सब आपसे पूछ के करूंगा। इसके बाद आप कहते हैं हमें तो पता नहीं था। तो ये मुझे लगता है जो खास तौर पे एनडीटीवी के प्रमोटर्स की जो क्या मजबूरी रही होगी, क्या कहानी है, और जो प्रशांत ने कहा मैं उससे सहमत हूं। कॉरपोरेट्स ने जिस अंदाज में मीडिया पर कब्जा कर लिया है, या मीडिया ने जिस तरह से अपने आप को कॉरपोरेट्स के हवाले कर दिया है, वो बहुत खतरनाक संकेत है। और प्रशांत कह रहे हैं कि सरकारों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, मीडिया को। मुझे लगता है सरकारों ने मीडिया को बहुत गंभीरता से ले लिया है। सरकारों ने समझ लिया है कि मीडिया को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में किए बिना हमारे लिए राजनीति करना संभव नहीं है। और ये केंद्र सरकार और तमाम राज्यों की सरकारें, आप देखिए जिस अंदाज में भर भर के फ्रंट पेज विज्ञापनों पे अपनी फोटोएं छपवा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि इनको, इनका मुंह भर के रखो, इनके मुंह पे चांदी का जूता मारो, ताकि ये बोलने की हिम्मत ना कर पाए। लेकिन जब आपने वीसीपीएल पर इस तरह का कंट्रोल है, आप वीसीपीएल का एनडीटीवी पर यह कंट्रोल था, वो वीसीपीएल
किस वजह से, क्यों, कैसे? 400 करोड़ के कर्जा था, लगभग 400 करोड़ रुपए का। अडानी ने उस वीसीपीएल को खरीदा है 113 करोड़ रुपए में। सोचिए आप, वो 400 करोड़ तीन आप ये बात आप ऑन द फेस ऑफ इट कहें तो प्रणव रॉय का ये कहना सही है मैनेजमेंट का कि भाई आप हमसे कहते 113 करोड़ हम ही दे देते। अगर आप कर्जे में इतना बड़ा हेयर कट लेने को तैयार थे कि आप 113 करोड़ में 400 करोड़ रुपए की कंपनी सौंप रहे हैं, तो आप हम शायद, और कोई भी समझदार इंसान होता, वो कहीं और से कर्जा मांगता, कहता चलो भाई इनको चुका देते हैं। लेकिन सच यह है कि जब आप इन बड़े सेठों से कर्जा लेते हैं और इतना सब्सटेंशियल कर्जा इन शर्तों के साथ लेते हैं कि आगे से सब बात आपकी सुनी जाएगी, तो इसमें अंतर्निहित है कि अब आप आजीवन ऋणी रहेंगे। अब आप इस ऋण को उतारने के बारे में सोचिए भी मत। और जो नेटवर्क 18 की बात अभी प्रशांत ने की, नेटवर्क 18 को जिस वक्त कर्जा दिया गया है, ये कर्जा एनडीटीवी को भी लगभग उसी वक्त दिया गया है। ये सन 2009-10 का दिया हुआ कर्जा है, ये आज का कर्जा नहीं है। वित्त वर्ष 2009-10 में ये कर्जा दिया गया है। उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी आपको पता है। तो केंद्र सरकार ने इसमें भूमिका निभाई होगी, ये आप नहीं कह सकते हैं। मोदी जी ने भूमिका निभाई होगी, ये भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा विचार कर रहा था उस वक्त भी कि ये जो मीडिया नाम की चीज है, इसको कुछ इस तरह से अपने नियंत्रण में लिया जाए कि आगे चल के जब जरूरत पड़े तो इसको इस्तेमाल किया जा सके। तो बहुत लंबी एक योजना है, उसके तहत ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। बहुत ज़माने से हम लोग पढ़ते सुनते आ रहे थे कि एनडीटीवी को अंबानी खरीद रहे हैं। एक अभय ओसवाल नाम के उद्योगपति हैं, जिन्होंने एनडीटीवी में इन्वेस्ट किया था अपफ्रंट। उसके बाद ये जो किस्सा दिख रहा है, पहला कर्जा इन्होंने किससे लिया? इंडिया बुल्स फाइनेंस से। इंडिया बुल्स की जो ख्याति है, उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। वो उस कंपनी से जो कर्जा लेने जा रहा है, और वो कर्जा लिया, उसको चुकाने के लिए आपने आईसीआईसीआई बैंक से कर्जा लिया। आईसीआईसीआई बैंक के उस कर्ज पर 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 19% इंटरेस्ट रेट के बजाय अब आपको एक कर्जा मिला जो सपोजिटली, जो कहा जा रहा है, मैंने इसको क्योंकि खुद नहीं तस्दीक की है इसलिए नहीं कह रहा हूं, कहा जाता है ये इंटरेस्ट फ्री कर्ज था जो वीसीपीएल ने एनडीटीवी की प्रोमोटर कंपनी आरपीआर लिमिटेड को दिया था। वो इंटरेस्ट फ्री कर्जा है। जाहिर है अमरीश जी, आपने मुझसे कोई, मान लीजिए मैं आपसे कर्जा लूं और आप कहें ठीक है दे रहा हूं, इस पे इंटरेस्ट नहीं लूंगा, ये शर्तें लागू होती हैं, इसको चुकाने की या तो आप उम्मीद कर रहे हैं, आप उम्मीद करेंगे आज, इस महीने, अगले महीने, अगले साल कभी चुका दूंगा। 9 साल से आप इस कर्ज को लेके बैठे हुए हैं, आपने उसको आज तक चुकाया नहीं है, और आज अगर उसने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो आप कहते हैं कि नहीं साहब ये तो हमें अप्रत्याशित है, आश्चर्यजनक है, हमें पता ही नहीं है, और ये विदाउट कंसल्टिंग अस हुआ है, हमको नोटिस नहीं दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि एनडीटीवी का कोई भी केस बनता है। जिस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वो बात कर रहे हैं कि सेबी जाएंगे, वहां नहीं हो पाएगा। ये 2019 का ऑर्डर है जिसमें लिखा हुआ है कि ये दोनों प्रोमोटर्स 2 साल तक शेयर बाजार में काम करने से इन पर रोक लगी हुई है। तो कब खत्म हो गया? 2021 में खत्म हो गया वो अवधि। मुझे, और हो सकता है 2-4 महीने बाद हो। इसमें वीसीपीएल पर कोई पाबंदी लगी नहीं है कि वीसीपीएल अपने शेयर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। आपने मुझसे कर्जा लिया, आप मेरा कर्जा लौटा नहीं पा रहे हैं, जो चीज आपने रेहन रखी थी मैं उसको बाजार में बेचना चाहता हूं। इससे कौन सा कानून, कौन सा जज और कौन सा वकील साहब आप मुझे रोक लेंगे? हो सकता है वक्त लग जाए, आप मेरे सामने मुकदमा लेके खड़े हो जाएं, किस्सा चले, लेकिन आपको पता है आज की तारीख में जो सामने खड़ा है, जिसने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, कौन सी अदालत उसके खिलाफ फैसला देने जा रही है या उसको बहुत दिन लटकाने जा रही है? और अंबानी और अडानी दो बड़े उद्योग घराने हैं इस देश के, इन दोनों के बीच का संबंध भी जग जाहिर है, कोई बहुत प्रेम संबंध नहीं है, एक ही शहर से आते हैं दोनों। इसके बावजूद इन्होंने इतना बड़ा फैसला किया कि एक मीडिया कंपनी जो आपके हाथ में थी, आपकी जेब में आ सकती थी, 113 करोड़ रुपए के लिए इन्होंने सौदा कर लिया होगा, ये मानने लायक बात नहीं है। लेकिन उन्होंने वो सामने वाले बड़े दूसरे भाई को सौंप दिया कि लीजिए भाई, इसको आप संभालिए। तो जाहिर है कि अब ये सिर्फ मेरा आकलन या अनुमान है कि कहीं कोई और तय कर रहा है
कि ये वाली कंपनी जो आपके हाथ में है, इसको आपको किसको दे देना है। और इसके लिए आप कुछ लें, न लें, ये तो आपका आपस का मामला है, वो आप लोग देख लेना। इसलिए मुझे आप जब कह रहे हैं कि वो कब्ज़ा होना की प्रक्रिया क्या रुक जाएगी, तो मुझे बहुत शक है कि वो रुक जाएगी। और कब्ज़ा दरअसल उस दिन हो चुका था, जिस दिन आपने हमसे कर्ज़ा लिया था। ये बात क्योंकि मैं तो उस वक़्त नेटवर्क 18 का हिस्सा था, हमने अंदर से देखा है। जिस वक़्त वो कर्ज़ा लिया गया, उसके बाद जब वो ऑप्शंस कन्वर्ट किए गए, तब भी जो हमारे प्रमोटर थे, वो इस तरह की बातें करते थे। वो कहते थे कि नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है और उनको रिलायंस के लोगों को हमारी कंपनी में बहुत वैल्यू दिखती है। उनका कहना है आप लोग इसकी असली कीमत समझ नहीं रहे हैं, हम इसको इससे 50 गुना बड़ा बना देंगे, तो आप लोग चिंता ना करें। लेकिन इवेंचुअली दिखाई पड़ा, सबके सामने आ गया कि सबको चिंता करने की ज़रूरत थी। कुछ लोग आज ये बता रहे हैं, तमाम आप सोशल मीडिया पे जाइए तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि चिंता मत करिए, सिर्फ मालिक बदल जाएगा, बहुत होगा तो राधिका रॉय, प्रणय रॉय इस्तीफा देके चले जाएँगे, बाकी सब अपनी-अपनी कुर्सी पे बैठे रहेंगे, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। वैसे कुछ चलता नहीं है, दिखने में सब कुछ वैसे ही चलता है। हो सकता है दफ्तर और चमकदार हो जाए, एक और ऊँचे शानदार इमारत में शिफ्ट हो जाए, लेकिन धीरे, धीरे, धीरे प्रक्रिया यूँ चलती है कि फिर पीछे का कोई निशान बाकी न रह जाए। ये जो टेकओवर होता है, वो इसलिए नहीं होता है कि आप जी। जैसे लिखा जाता है कि बड़ी भारी आपके प्लेटफ़ॉर्म में बड़ी ताकत है, हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो इस्तेमाल कुछ और ही करना चाहते हैं और वो उसको उस इस्तेमाल के लायक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये आपको बिल्कुल साफ-साफ समझ लेना चाहिए। जी, शीतल जी अपने को अनम्यूट करिएगा। 100 करोड़, करीब 100 सवा 100 करोड़ में अडानी ने उस कंपनी को खरीद लिया जिसने कर्जा दिया था। तो एक तो ये 1/3 करीब जो वो है, इसमें क्या फायदा क्या होता अडानी को, पहली चीज जो। एक लाइन और हाँ, जी, एक लाइन हाँ, और बोल दूँ, हाँ, ये क्योंकि जी, यहाँ ऐसा लगता है कि अडानी ने कोई अनोखा काम कर लिया। भारत में जब ये मोबाइल टेलीफ़ोनी के लाइसेंस बँटे थे, तब सरकार की तरफ से शर्त रखी गई थी कि ये लाइसेंस जो है ट्रांसफरेबल नहीं होगा। जिसको मिल रहा है वो इस्तेमाल करेगा, नहीं तो सरेंडर करेगा। तो जो कंपनी ये लाइसेंस लेगी, वो इसको बेच नहीं सकती है। इसका इलाज क्या निकाला गया? कि जिस कंपनी ने लाइसेंस लिया वो कंपनी ही बिक गई। और ये काम एक बार नहीं, तब से अब तक 50 बार हो चुका है। कि वो पूरी कंपनी ही दूसरे ने खरीद ली और वो लाइसेंस उस कंपनी के साथ उसको चला गया। कोई कानून इस चीज़ को रोक नहीं सकता है। तो ये वो वाली कहानियाँ हो गई है। वरना मीडिया में क्रॉस होल्डिंग, मीडिया ओनरशिप, उसकी तमाम शर्तें, बहुत सारे कायदे कानून हैं, जो आपके मीडिया में एडिटर और जो सीईओज़ हैं, उनके अपॉइंटमेंट को लेके बहुत सारे नियम कायदे हैं, जिनका पालन करना होता है। वरना सूचना प्रसारण मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, तमाम जगह के क्लीयरेंस होते हैं, जो क्लीयरेंस रोक दिए जाते हैं। जो एक बड़े ऐसे कुछ मामले हैं, जिनमें वर्षों लग गए, आदमी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया और कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो क्लीयरेंस नहीं मिला। ये पेंच है सिर्फ़ एक टेक्निकल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी अब उसमें स्पष्ट है कि ये अंबानी ने कर्ज़ा दिया था, अडानी ने उस कर्ज़े का प्रोनोट उनसे हासिल कर लिया और वो प्रोनोट दिखा के कह रहे हैं भाई अब प्रॉपर्टी हमारी हो गई।